This conference will now be recorded. हमारे ना आगे जाकर एक स्टैंडर्ड आता है IAS 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से लिखना है, ये स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे, ये इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, तो फिर आपको पूरी दुनिया में एक जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए हर चीज़ को रिकॉर्ड करने, तभी जाकर कुछ आसानी होगी। तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहलाती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इस स्टेटमेंट का पुराना नाम बैलेंस शीट हुआ करता था। आज भी कुछ लोग आईकॉम या बीकॉम लेवल पे इसको जानते होंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पहले इसका पुराना नाम बैलेंस शीट हुआ करता था। दूसरे नंबर पर जो हमारे सिलेबस में है वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसका जो पुराना नाम था वो कहा जाता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। दोनों में फर्क है। ऊपर है फाइनेंशियल पोजीशन, इसे कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पोजीशन का मतलब है किसी भी बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, नेट एसेट्स क्या वर्थ है उसकी। और परफॉर्मेंस का मतलब है कि वो क्या कमा के दे रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है या कितना लॉस आ रहा है। इसके अलावा भी आपको पता है कि हमने ये पहले पढ़ा था, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज एंड इक्विटी होता है, वो आगे जाकर आप पढ़ोगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी, इसमें नोट्स लिखे जाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही स्टेटमेंट्स हैं, एक फाइनेंशियल पोजीशन और एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसका फॉर्मेट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी हमें प्रॉपर, क्योंकि अब आई के अपना फॉर्मेट दे देता है। तो उस फॉर्मेट, जो गिवन फॉर्मेट होगा, उसको मद्देनजर रखकर हम सवाल करेंगे। बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम सिंपल बेसिक सवाल करें। बेसिक सवाल के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते जाएंगे। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट के तकरीबन फॉर्मेट भी पढ़ा हुआ है, उसके सवालों के जवाब भी आपको आते हैं। मतलब नेट प्रॉफिट फाइंड करना आपको आता है, आपको SOFE बनाना आता है। तो आज हमने इससे आगे मूव करना है, हम डायरेक्ट जा रहे हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। ये लफ्ज एडजस्टमेंट के नाम से आ जाता है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसे कहते हैं। थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, फिर इसको हल करेंगे। कहते हैं कि जब आप लोगों ने एक जर्नल ट्रांजैक्शन जब की होगी, आपने एक जर्नल एंट्री पास की होगी। वो जर्नल एंट्री क्या है, मैं सिंपल एक जवाब सवाल कहता हूं कि आपको कहा जाता है कि आपने रेंट पे किया है। सिंपल एक एंट्री आपने पास करनी है कि आपने रेंट पे किया है। तो आप एंट्री पास कर दो, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। सपोज अमाउंट है 4000। जर्नल एंट्री के बाद आपने लेजर बनाया होगा।
लेजर्स में आपने एक रेंट का लेजर बनाया होगा, एक कैश का लेजर बनाया होगा। इसके बाद आप चले गए होंगे ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में आपने रेंट का जो कैरी डाउन फाइंड किया होगा वो यहां पे लिख दिया होगा, और कैश का जो कैरी डाउन फाइंड किया होगा वो भी कैश में लिख दिया होगा। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो आप नॉर्मली करते हो। अब जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के खिलाफ होती हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी आप रिकॉर्ड कर चुके होते हो, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग उनको मानती नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उनको हमने एडजस्ट करना होता है, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। जैसे आपने रेंट की जगह 4000 लिखा हुआ है, रेंट की जगह 4000 लिखा हुआ है, उसका कैरी डाउन सपोज दैट 4000 आया। बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि भाई जो रेंट पे किया है उसमें 1000 का रेंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, यानी रेंट इंक्लूड ₹1000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ये बाद में पता चला है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एडजस्टमेंट में पता चला है। अगर पहले ही पता होता तो हम कभी भी 4000 रेंट ना लिखते, बल्कि 3000 रेंट लिखते, 1000 प्रीपेड रेंट लिखते, अगर हमें पहले ही पता होता जब रेंट पे किया था। बट अगर आपने ट्रायल बैलेंस बन गया है या बन चुका है, हम ऑडिट कर रहे हैं या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमें पता चला कि 1000 का रेंट जो लिखा हुआ है पूरा 4000, वो तो अगले साल का है, तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के तरीके को क्या बोलते हैं कि हमने 1000 इस 4000 में से निकालेंगे और उसको प्रीपेड रेंट लिखेंगे, प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट। तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, प्रीपेड रेंट डेबिट, क्योंकि वो हमारा एसेट होता है 1000 से, और जो रेंट आपने पूरा 4000 से लिखा हुआ था तो रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, 1000 से काम कर देंगे, मतलब प्रीपेड रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। इसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। इसको क्या बोलते हैं कि ये तब एंट्री पास की जाती है जब आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका हो और कुछ चीजें ऐसी हों जो अकाउंटिंग के लिहाज से सही ना हो, तो हम उनको एडजस्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट हमारा करंट एसेट होता है, ये इसको जाकर हम लिख देंगे करंट एसेट में, और जो रेंट 4000 से लिखा हुआ है उसमें 1000 जाकर माइनस कर देंगे। ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह से है कि सारी एंट्रीज पास हो चुकी हैं, या कुछ गलतियां हो चुकी हैं, या कुछ भूल चुके हैं, उनको एडजस्ट करना है। और सबसे ज्यादा पेपर में एडजस्टमेंट ही थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो चंद एडजस्टमेंट जो नॉर्मली पेपर में आती रहती हैं, हम पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर ऐसा ऐसा हम बाकी एडजस्टमेंट की तरफ चले जाएंगे। चले जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एडजस्टमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन बताई हो कि कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, जैसे अभी हमने रेंट की बात की है, प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस एक्सपेंस होता क्या है? अगर हम बात करें, इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन है एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अकर्ड, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अकर्ड। यहां पर हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट एक्टिवेट हो जाता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है?
कहता है इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर्ड, नॉट व्हेन पेड आर रिसीव्ड। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, मतलब वैसे तो कहते हैं इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इसकी असल डेफिनेशन है इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर। तो अभी हम क्योंकि इनकम और एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो आप वही लिख लें, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अकर्ड। इनकम एंड expenses are recorded when occurred, but not when cash received या paid। मतलब आपकी कोई इनकम है या कोई एक्सपेंस अकर हो गया है तो अपने एक्सपेंसेस में अपनी इनकम में लिख लो, और अगर अकर नहीं हुआ तो ना लिखो। पे हो गया, रिसीव हो गया, उसको बाद में देखना है। तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? ऐसे एक्सपेंसेस जो पे हो चुके हैं बट अकर नहीं हुए, प्रीपेड है, तो हम उसकी एक एंट्री पास करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि हमारा करंट एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। और वो जो रेलिवेंट एक्सपेंस होगा, रेलिवेंट एक्सपेंस का मतलब क्या है? रेंट है तो रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस, वेजेस हैं तो वेजेस एक्सपेंस, वो क्रेडिट कर देंगे। ये एडजस्टिंग हमने, ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में चीज पूरी एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड हो चुकी थी, बाद में पता चला उसमें प्रीपेड है, तो एक्सपेंस से निकाल के प्रीपेड में लिख देंगे। और अब हमने इसको लेकर कहां जाना है? प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसओएफटी के अंदर करंट एसेट के अंदर चला जाएगा। किस नाम से? प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। और ये जो आप रेलिवेंट एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे हो, ये किधर जा रहे हैं? ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर लेस हो जाएंगे अपने एक्सपेंसेस से, लेस फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस। जैसे रेंट है, जैसे सैलरी है, जैसे वेजेस है, जैसे इंश्योरेंस है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाकर करंट एसेट में और रेलिवेंट एक्सपेंस में जाकर माइनस हो जाएंगे। और एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि जो भी चीज एडजस्टमेंट में आई होगी ना, उसके मिनिमम 2 इफेक्ट लाजमी होंगे। जैसे नंबर 1, नंबर 2, मिनिमम 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। सिंगल इफेक्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर सिंगल इफेक्ट आएगा तो ट्रायल बैलेंस आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। लो जनाब, ये हमारी पहली एडजस्टमेंट होगी। अभी सवाल भी करेंगे इसके। दूसरे नंबर पर आ जाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? इसे एक्रूड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इसको एक्सपेंसेस पेएबल भी बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेएबल। हाँ जी जनाब, ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड या अकर्ड, एक्सपेंसेस अकर्ड बट नॉट पेड। मतलब खर्चे हो चुके हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं, बट आपने अभी तक पे नहीं किए, आपकी जेब से नहीं गए। इसका मतलब है अकाउंटिंग हमें कहती है एक्रूअल कंसेप्ट के मुताबिक एक्सपेंसेस इनकर्ड हो जाएं तो लिखो अपने एक्सपेंसेस में, इनकम हो चुकी है तो लिख लो इनकम में, अभी नहीं पे किए तो लायबिलिटी लिख दो, कैश क्रेडिट ना करो। अब हमें पता चला कि एक कुछ एक्सपेंसेस हैं वो हमारे हो चुके हैं बट हमने नहीं लिखे हुए, वो कहते हैं लिख लो उसको, उस एक्सपेंस को डेबिट कर दो, रेलिवेंट एक्सपेंस डेबिट। हमने कहा जी अभी पे नहीं किया, तो वो कहते हैं ठीक है, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट कर दो अपनी लायबिलिटी को।
मतलब जो एक्सपेंस आपने आपका एक्रूड है ना या पेएबल है उसको डेबिट कर दो। ये एडजस्टिंग एंट्री मैंने बताई है कि वो लिख लो, और एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो क्योंकि अभी पेएबल है। तो अगर हम इसका इफेक्ट बताएं, इसका इफेक्ट जाएगा एसओसीआई के अंदर, ऐड हो जाएगा रेलिवेंट एक्सपेंस में जाकर, क्योंकि डेबिट हो रहा है एक्सपेंस, अपने रेलिवेंट एक्सपेंस में जाकर ऐड हो जाएगा। रेंट एक्रूड है, इंश्योरेंस एक्रूड है, सैलरी, वेजेस, बिल, कुछ भी एक्रूड है वो जाकर अपने एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस तो हो चुका है। और क्योंकि हमने पे नहीं किया तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटी की हेडिंग में चला जाएगा एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से। गॉट इट? ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट हो गई। तीसरे नंबर पर एक दफा हम ना ये बेसिक 4 एडजस्टमेंट पढ़ के तो फिर आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर तीसरी एडजस्टमेंट हमारी, हाँ जी, थर्ड एडजस्टमेंट हमारी है अनअर्न्ड इनकम। इसको एडवांस इनकम भी कह सकते हैं। इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अकर्ड। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अकर्ड। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अकर्ड। अब रिसीव हो गई है, अक्कर नहीं हुई। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है भाई साहब अक्कर नहीं होगी तो इनकम भी नहीं है। तो हमने कहा हमारे पास तो पैसे आ चुके हैं, हम कहां लिखें अगर इनकम नहीं है? तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है भाई साहब लायबिलिटी में लिख दो। जब अक्कर हो जाएगी तो लायबिलिटी से निकाल के इनकम में लिख देना। तो अभी जो आपने कैश डेबिट किया है ना, इनकम क्रेडिट ना करो बल्कि किसको क्रेडिट करो? लायबिलिटी को। बट हम तो इनकम में लिख चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में हम एक ऐसी इनकम लिख चुके हैं जो अभी रिसीव हो गई है, अक्कर नहीं हुई। तो कहता है फिर उसको एडजस्ट करो। एडजस्ट कर कैसे करेंगे? कहता है निकालो इनकम से, इनकम डेबिट कर दो, वो रेलिवेंट इनकम डेबिट कर दो, और इसको जाकर लायबिलिटी में लिखो अनअर्न्ड इनकम के नाम से। मतलब जितनी इनकम एडवांस है, सारी नहीं, जितनी इनकम एडवांस है, इनकम डेबिट पहले क्रेडिट कर चुके हैं। आपको पता है इनकम क्रेडिट होती है। कहता है आपने एक लिख लिया है ना, कोई बात नहीं, आप उसको एडजस्ट कर दो, इनकम में से निकाल के लायबिलिटी में लिख दो। तो इसके इफेक्ट्स फिर किधर जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर लेस कर देंगे क्योंकि इनकम डेबिट हो रही है फ्रॉम रेलिवेंट इनकम, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये हम लिख देंगे जाकर करंट लायबिलिटी के हेड के अंदर अनअर्न्ड इनकम के नाम से। गॉट इट? हाँ जी। आज की लास्ट एडजस्टमेंट, एक्रूड इनकम। मैंने एडजस्टमेंट लास्ट कही है, टाइम को नहीं मैंने कहा कि खत्म, क्लास खत्म हो रही है, क्योंकि हमने इसका एक सवाल पूरा करना है फुल फ्लेज। फिर उस सवाल को मैं आपको दूंगा करने के लिए, बाकी 2-3 सवाल आपको घर से करने के लिए दूंगा। एक्रूड इनकम, इसे इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम हो गई है, लिख लो इनकम, हमें पैसे नहीं मिले,
तो कहते हैं रिसीवेबल लिख दो, करंट एसेट बना लो, इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव, इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव। कहते कैसे एडजस्ट करें इसको, कहते ऐसा ही करो, इनकम लिख लो, इनकम लिखेंगे तो इनकम क्रेडिट कर देंगे। कहते हैं बाकी से कहां लिखें, पैसे तो अभी मिले नहीं, कैश तो हम डेबिट कर नहीं सकते। कहते हैं ऐसा करो कि रिसीवेबल लिख लो, क्योंकि आपको पता है ना कि अदर रिसीवेबल भी तो होते हैं। तो आप इनकम रिसीवेबल डेबिट कर दो, वो आपका करंट एसेट चला जाएगा। इनकम रिसीवेबल डेबिट कर दो और इनकम रेलिवेंट इनकम क्रेडिट कर दो। इनकम रिसीवेबल आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स की हेडिंग में चला जाएगा इनकम रिसीवेबल के नाम से, और आपकी जो रेलिवेंट इनकम है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ऐड हो जाएगी अपनी रेलिवेंट इनकम के अंदर। गॉट इट? तो ये 4 एडजस्टमेंट हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। एक ही सवाल मैंने सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर ये चारों एडजस्टमेंट अप्लाई हो जाएंगी। आपने फिर बाकी सारे सवाल जो जिसके ऊपर ये अप्लाई होनी है वो करते रहने। तो आए जरा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी ही असाइनमेंट का, आपके पास ये अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, कल जो आपने एज अ होमवर्क करना है ना, वो आपने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 13 करना है। 13 रहने दो, 13 के अंदर फिर और कॉन्सेप्ट है, बल्कि कर लेना जो बंदा, क्योंकि इसको हमने खत्म करना है ना, क्योंकि कुछ लोग पीछे रह गए हैं, बाकियों ने तो क्लास में कर लिया है। 10, 11, 12, बल्कि 3 ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवा रहा हूं, दोबारा करना है। इसके लिए आपको पहले फॉर्मेट आना चाहिए, जो पिछले लेक्चर्स आपके हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। वो कहता है जी ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर एज 31 दिसंबर 2014। अच्छा, जो पिछले आपने जिस फॉर्मेट में सवाल किए हैं ना, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करूंगा। जो पिछले बेसिक सवाल किए ना, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करूंगा, ऊपर नीचे हो जाएगा तो परेशानी होना। और जो अब मैं जिस फॉर्मेट में करवाऊंगा, इसी फॉर्मेट में आपने सवाल हल करने हैं। हाँ जी जनाब, वो कहता है ओपनिंग स्टॉक है डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट और परचेजेस, बिल रिसीवेबल, कैरेज इनवर्ड। बिल रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है, याद रखें, करंट एसेट होता है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इंश्योरेंस पेड, रिटर्न इनवर्ड, सैलरीज, वेजेस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। फिर बिल पेबल हमारी करंट लायबिलिटी कहलाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, कैपिटल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड और क्रेडिटर्स। ये तो हमारा ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट के ऊपर। कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कहता है क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो आपको पता है, कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस होके करंट एसेट में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का क्या एडजस्टमेंट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होके करंट एसेट में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जरा ध्यान से मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बताने लगा हूं। वो कहता है 6000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पेएबल है, अक्रूड है। 6000 की सैलरी अक्कर हो चुकी है, लेकिन हमने अभी तक इसको पे नहीं किया, अक्कर हो चुकी है। तो हम क्या देखेंगे, यहां देखें आपके पास सैलरी लिखा हुआ है, इसको इसके साथ एडजस्ट करना है। मतलब एक एंट्री पास करेंगे, पेपर में आप एंट्री पास ना करना, मुश्किल हो तो एंट्री पास कर लेना, वरना डायरेक्ट कर देना। हमें पता है कि हम इस 6000 को इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसी 6000 को जाकर करंट लायबिलिटी में भी लिख देंगे, क्योंकि सैलरी पेएबल है हमारी।
इसकी एंट्री क्या पास की होगी आपने, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल क्रेडिट या एक्रूड सैलरी क्रेडिट 6000 से। बाकी सारा सवाल वैसे ही करते जाएंगे, बट जब सैलरी लिखने लगोगे ना एक्सपेंस के अंदर, उसमें 6000 ऐड करके और इसका दूसरा फैक्ट जाकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर वो कहता है वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल वैसे ही वेजेस में 1000 ऐड कर देंगे, इसके ऊपर नहीं ऐड कर देना आप, क्योंकि आपके पास तो कंप्यूटर में ये पेपर होगा, आपने जाकर वेजेस ऐड करनी है जाकर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, और इसको जाकर फिर करंट लायबिलिटी में भी लिख देंगे, और एंट्री क्या बनेगी, वेजेस एक्सपेंस डेबिट एक्रूड वेजेस क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट एक्रूड वेजेस क्रेडिट। ये होगी हमारी पहली एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस इंक्लूड सम 350 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, कहता है जो आपने इंश्योरेंस लिखी हुई है ना, इसमें 350 की इंश्योरेंस अगले साल से लिंक करती है, 50 की इंश्योरेंस अगले साल से लिंक करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये प्रीपेड होगी इंश्योरेंस, तो यहां पर देखिए इंश्योरेंस आपका 1400 से है, यहां पर 350 से माइनस करके एक्सपेंस में लिखेंगे, और यही 350 करंट एसेट में भी लिख देंगे क्योंकि एडवांस है। तो जो इंश्योरेंस हम एडवांस में देते हैं उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो जाएगी इसकी एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस 350 से, और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगे, हम माइनस कर देंगे ना, तो जब माइनस करते हैं तो इसका मतलब क्रेडिट हो रहे हैं। ये हमारे एक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट होगी। चौथी एडजस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अनअर्न्ड इनकम 300, आपने एडवांस में कमीशन ले लिया, जब एडवांस में लिया है पैसे आ गए हैं लेकिन ये हमारी इनकम नहीं है, तो आप ये कमीशन में से 300 माइनस कर देंगे और इस 300 को जाकर करंट लायबिलिटी में लिख देंगे, इस 300 को जाकर करंट लायबिलिटी में लिखा। फिर उसके बाद लास्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब है इनकर्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकर्ड इंटरेस्ट हो चुका है लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले, मिलने हैं, तो ये 200 इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे और जाकर करंट एसेट में लिख देंगे, बस ये एडजस्टमेंट होती है। अब हमने क्या करना है, अभी हम सवाल हल करते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि एक इफेक्ट लेकर दूसरा इफेक्ट लिखना भूल जाते हैं, बस इसके अलावा इसमें कोई इशू नहीं होता। तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं, ये सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कंपनी का नाम या ट्रेडर का नाम, फिर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा आपके सिलेबस में ना, क्योंकि फुल फ्लैज कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है, तो ये नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के नाम से भी सवाल आ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर वो ये भी कहे तब भी आपने यही बना देनी है, इनमें थोड़ा सा फर्क है बेसिक टाइप का, लेकिन वो अभी आपको पता होना जरूरी नहीं है, ये जाकर FAR 1 और FAR 2 के अंदर क्लियर होगा आपका, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डेट लिखना, फॉर द ईयर एंडेड, हमारे ईयर का एंड क्या है जनाब, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014। यहां पर हम कॉलम बना लेंगे, चाहे एक कॉलम बना लो चाहे 2 कॉलम बना लो, ये हमारा एक तरह का फाइनल कॉलम होगा
और पहले में हम सब वर्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते होते हैं सेल्स, और अगर कोई रिटर्न है तो माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड, और अगर कोई कैश डिस्काउंट होगा तो अब वो भी यहां से माइनस कर दिया करो। पहले प्रैक्टिस में डिस्काउंट अलाउड हम अदर एक्सपेंस में लिखते हैं, लेकिन अब रिसेंट चेंजेस के अंदर आप लोगों ने डिस्काउंट को सेल से माइनस करना है, डिस्काउंट अलाउड को सेल से माइनस करना और डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेज से माइनस करना। तो सेल्स हमारे पास हैं जनाब 462,000 और इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 462,000 रिटर्न इनवर्ड हम सवाल में ढूंढेंगे, रिटर्न इनवर्ड हमारे पास है 4,000। ठीक होगी बात। रिटर्न इनवर्ड 4,000, हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएंगी। 462 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 458,000, ये हमारी सेल की नेट फिगर आ गई, जिसको आप रेवेन्यू भी कह सकते हो। सेल्स, नेट सेल्स या रेवेन्यू एक ही बात है। फिर आपने करना है जी कॉस्ट ऑफ सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आपका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जनाब हमारे पास है 60,000। फिर हम इसमें कर देते हैं प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, प्लस कर देते होते हैं हम इसके अंदर कैरेज इन, अगर हैं तो, नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, और लेस कर देंगे हम इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले तो परचेजेस देखें जनाब, परचेजेस हमारे पास हैं 340,000। कैरेज आउटवर्ड है जनाब आपके पास 2400, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड, और कैरेज इन हमारे पास है जनाब 2600, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 1,00,000। ये है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला कंप्लीट। ओपनिंग स्टॉक 60,000 है प्लस 340,000 परचेजेस हैं माइनस 2400 रिटर्न आउटवर्ड है प्लस 2600 कैरेज इन है माइनस 100,000 क्लोजिंग स्टॉक है। तो कितना हमारे पास आ गया जनाब, यही आ रहा है। $360,000 plus 340,000 minus 2,400 plus 2,600 plus minus 100। ओके जी, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 458,000 माइनस 300,200, तो 157,800, 157,800। क्लियर होगी बात। हम करेंगे अब लेस अदर एक्सपेंसेस, इसे आप अदर एक्सपेंसेस भी कह सकते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हो।
हाँ जी, एक्सपेंसेस लिखते हुए ज्यादातर जो एडजस्टमेंट नॉर्मली होती हैं वो एक्सपेंसेस में पाई जाती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस में। तो आप लोगों ने एक्सपेंसेस लिखते हुए बस ख्याल रखना है, हमने तो ऊपर लिख लिया है कि कोई एडजस्टमेंट वाली बात तो नहीं है। तो सबसे पहले हमारा रिटर्न कैरेज आउटवर्ड 1800 का है, कैरेज आउटवर्ड 1800। फिर इंश्योरेंस पेड 1400 माइनस 350 करके लिखेंगे, इंश्योरेंस को 1400 माइनस 350 करके लिखेंगे, क्योंकि इसमें 350 की इंश्योरेंस प्रीपेड है। और इसका दूसरा इफेक्ट भी लिखना है, वो भूल नहीं जाना। फिर उसके बाद सैलरी है 24,000, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड तो लिख चुके हैं। सैलरी है 24,000 प्लस 6,000, जो एक्रूड है वो प्लस कर देंगे, तो सैलरी हमारी आ जाएगी टोटल 30,000। फिर उसके बाद वेजेस है, वेजेस हमारी 20,000 से लिखी हुई है और 1,000 से एक्रूड है। $21,000। हाँ जी जनाब, आगे मेरे तो यहाँ पर मेरे सामने तो कोई एक्सपेंस वाली बात नजर नहीं आ रही, तो इसको क्लोज कर देते हैं। 1800 प्लस 1050 प्लस 30,000 प्लस 21,000, तो हमारे पास एक्सपेंस आ जाते हैं 53,850, 53,850। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कितना आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 157,800 103950 103,950 यस सर 103,950। हाँ जी जनाब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमने इसमें अदर इनकम ऐड कर देनी है। ये मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है पुराने फॉर्मेट से। अदर इनकम और इंश्योरेंस एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो इसके अंदर इंश्योरेंस एक्सपेंस तो है नहीं, अदर इनकम है। एक इंटरेस्ट है और एक कमीशन है, क्योंकि ये रिसीव किए हैं इसलिए इनकम है। हाँ जी, तो इंटरेस्ट रिसीव आपने किया एक 1,000 प्लस 200, और कमीशन आपके पास है 400 माइनस 300। ये हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। मतलब इसमें 1300 मजीद ऐड कर देंगे, 105,250। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर होगी बात? बात समझ लगी? ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम पूरी होगी। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। नाम लिखेंगे कंपनी का या बिजनेस का, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और फिर हम लिखेंगे एज एट। याद रखें वो परफॉर्मेंस जो हमारी एक्टिविटी या हमारे ऑपरेशंस होते हैं ना, वो फॉर द ईयर होते हैं, पूरे साल के।
लेकिन हमने पोजीशन उस दिन की बतानी होती है जिस दिन की हम रिपोर्टिंग करनी होती है। तो एज एट 31 दिसंबर 2014, यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं नॉन करंट एसेट्स अपने। नॉन करंट एसेट में देखते हैं कौन कौन से हमारे एसेट्स हैं। हाँ जी, एक फर्नीचर है, एक प्लांट है, दो हैं मेरे ख्याल में। फर्नीचर 20,000, प्लांट 1,00,000। फर्नीचर 20,000, प्लांट 1,00,000, और हमारे नॉन करंट एसेट्स टोटल हो गए 1,20,000, क्योंकि और कोई नॉन करंट एसेट नहीं पड़ा हुआ। फिर हम चलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि स्टॉक से शुरू किया करें, और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,00,000 का है। फिर हम इसमें लिखेंगे बिल रिसीवेबल, डेटर्स लिख देते हैं पहले। सन्ड्री डेटर 80,000 है। बिल रिसीवेबल 22,000 के हैं। उसके बाद हमारा कोई करंट एसेट यहां पर ये है दो लास्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप ये लिखना चाहो कि ये जो आप लोगों ने ये करंट एसेट हमारा है, वो जो इंश्योरेंस प्रीपेड है, और एक ये हमारा 200 का करंट एसेट है जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 350 से, इंटरेस्ट रिसीवेबल 200 हमारा है 200 से। फिर उसके बाद है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है मेरे भाई 18,000 और बैंक में 2,000। 18,000 और 2,000। लो जी, इनको टोटल कर लेते हैं तो हमारे करंट एसेट्स आ जाए। करें जरा, 100,000 प्लस 80,000 प्लस 22,000 प्लस 350, सर 4,20,550। 4,20,550 कंफर्म कर लीजिएगा टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में क्या करेंगे, जो 1,20,000 आपके पास पहले पड़े हुए हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, तो हमारे पास आ जाएगा 540,550। सर 4 लाख नहीं आया सर, कितना ये है? 2,250 है। 2,250 सर 2,22,550 आ रहा है। 2,22,550। 550 जी। चलें जनाब, 1,20,000 में ये 2,22550 प्लस करते तो 342,550। हाँ जी जनाब, बिल्कुल यही है 342,550। अब हम इसके दूसरे पोर्शन पे चले जाते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड पे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले इक्विटी को देखते हैं कि इक्विटी में क्या क्या आता है।
इक्विटी में एक तो कैपिटल आ जाएगा। हाँ जी, कैपिटल हमें कितना गिवन है, 1,40,000। इसमें हमने ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 105,250, 105,250। मुझे लगता है ड्राइंग्स हमारे नहीं थी, कहीं भी ड्राइंग्स नहीं है, तो इसको कर दो प्लस जरा, 140,000 प्लस 105,250, 245, सर 245,250। 245,250। फिर इसके अंदर अगर सवाल के अंदर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म नॉन हो तो उसकी हेडिंग देंगे नॉन करंट लायबिलिटी, जो इसके अंदर नहीं है। फिर हम हेडिंग देंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर मेरे भाई कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक तो बिल पेएबल है 10,000 से, ठीक है। फिर हमारे पास क्रेडिटर हैं 80,000 के, फिर हमारे पास जो एडजस्टमेंट में कुछ करंट एसेट थे, सॉरी लायबिलिटीज थी, जैसे सैलरी और वेजेस, जैसे एडवांस आपने कमीशन ले लिया था 300 का, ये भी तो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं। तो एक्रूड सैलरी 6,000, एक्रूड वेजेस 1,000, और एडवांस कमीशन या अनअर्न्ड कमीशन 300। लो जनाब, ये हमारे पास सारी लायबिलिटीज हो गई। तो ऐड कर दें 10,000 प्लस 80,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 300, कितना आ गया, 97,300। 97,300 टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इसको प्लस कर दो 245,250 में। 342,550। हाँ जी, आ गया बराबर आपके एसेट्स के। तो ये है आपकी एडजस्टमेंट के साथ पहला सवाल। आप इसको अब पहले, बाकी जिसने, मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस के लिए जिसने किए भी है ना सवाल, वो भी दोबारा कर ले। आपने क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये कल करके आने हैं। उसमें कोई इशू होगा तो डिस्कस करेंगे, वरना फिर आगे चलेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपको लेक्चर सेंड किए हैं वो लाजमी आपने राइट डाउन करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।